नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों मैं हूं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का स्टूडेंट। अभी मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हूं और अभी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 सत्र का ये पुराना प्रश्न पत्र, जिससे आपकी काफ़ी मदद होगी और आप जान पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पत्र आते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपके लिए पेपर काम का है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट है एक एमए फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एमए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित ज़्यादातर विषयों पर मैंने उसमें वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र को और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न पत्र आया था। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव। दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर एमए जो होता है वह 6 महीने का होता है, 4 सेमेस्टर में 2 साल का। तो यहाँ पर जो 2 सेमेस्टर होते हैं उन्हें कहते हैं प्रीवियस ईयर। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। और जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के रहते हैं उन्हें कहते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे होंगे, ये पेपर आता है 42 नंबर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 42 नंबर का पेपर आता है और यहाँ पर आपको 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको सातों करना है। और यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1851 ईस्वी में अंग्रेजी और गुजराती में बम्बई में कौन सा दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्र गोफ्तार। क्या है? राष्ट्र गोफ्तार। एक मिनट में अपना पेन देख लेता हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको समझ पाऊँ। ये है राष्ट्र गोफ्तार। दूसरा यहाँ पर आता है मोहनलाल और मीर मर्दान ने युद्ध किया था। मोहनलाल और जो मीर मर्दान थे वो थे सिराजुद्दौला के सेनापति थे और इन्होंने प्लासी के युद्ध में भाग लिया था सिराजुद्दौला की ओर से। इन्होंने बड़ी वीरता के साथ सिराजुद्दौला का साथ दिया, लेकिन उसके ही अपने कई लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था और उसे धोखा दिया था, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी के मैदान में। यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, सिंध का विलय कब हुआ था? सिंध का विलय कब हुआ था? तो सिंध का विलय कब हुआ था इसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम है, तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेले जली ने सहायक संधि में सर्वप्रथम किसको शामिल किया था? तो इसका उत्तर है हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम के बाद उसने सिंधिया को शामिल किया, पेशवा को शामिल किया, अवध को शामिल किया, नागपुर को शामिल किया, मैसूर को शामिल किया, जो बेले जली की सहायक संधि के अंतर्गत उसने शामिल किया था। यहीं पर हम बात करें कि उसने कब हैदराबाद को शामिल किया था, तो उसने 1799 में हैदराबाद को शामिल कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड बेले जली था उसका शासनकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो यहाँ पर आप इसका आंसर पता लगाइएगा। और अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। वहीं पर 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। हालांकि ऐसा कभी खर्च किया ही नहीं गया। यहाँ पर हम आखिरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। दोस्तों कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव होना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1773-72 तक रहा था, मतलब लंबे समय तक रहा था। उसने बक्सर और प्लासी दोनों के युद्ध के समय वो बंगाल का गवर्नर था। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने, लेकिन जब ये पहला गवर्नर बन गया बंगाल का तो इसने बक्सर के युद्ध में सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में भेजा था।
अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर शब्दों की कोई सीमा नहीं है, आपको अपने दिमाग से अपनी स्पीड क्षमता के हिसाब से हल करना होगा कि आप 5 नंबर के प्रश्न के लिए कितना लिख सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न के लिए कितना लिख सकते हैं। इसीलिए टाइमर सेट करके आपको पहले ही राइटिंग स्पीड बढ़ानी होगी। 2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देना होगा। अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं तो फिर आप 5 नंबर के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको सामान्यतः प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा, आपको समझना होगा, क्योंकि मैं इनसे संबंधित जो विश्लेषणात्मक वीडियो है वो पहले ही बना चुका हूँ। आप चैनल में जाकर एमए फर्स्ट सेमेस्टर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखीय दस्तावेजों पर टिप्पणी कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न आता है, आधुनिक भारतीय लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा पर संक्षिप्त लेख लिखिए। दोस्तों, मार्क्सवादी विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में प्रश्न आता है, 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। फिर इसके अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न में आता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वह टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था उसने किया था अंग्रेज़ों से। दोस्तों, 1799 में जो मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान और उसका पिता हैदर अली मैसूर के प्रसिद्ध सुल्तान रहे हैं और इनका सामना अंग्रेज़ों से हुआ है, और ये उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत की संधि 1775 का महत्व बताइए। दोस्तों, जो राघोजी था, मतलब जो मराठे थे, उनसे एक विद्रोही ने अंग्रेज़ों से सूरत की संधि कर ली थी और उसने कहा था कि मैं आपको ज़मीनें दूंगा, आप मुझे राजा बनवा दो। तो जो सूरत की संधि थी वह आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत का कारण बनी और इसके कारण ही आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और फिर आगे भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। दोस्तों, 5वां प्रश्न हम देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जो सहायक संधि थी इसे लॉर्ड बेलेजली ने लागू की थी। सहायक संधि में लॉर्ड बेलेजली ने कहा था कि आप हमारी 5 शर्तों को मानिए और हमारी सहायक संधि स्वीकार कीजिए। और इसे सबसे पहले जो हमने सामने भी देखे थे कि जो नवाब था, सामने हम देख लेते हैं क्योंकि पढ़ाने में मैं खुद भूल गया हूँ। सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ाम ने। दोस्तों, तो सहायक संधि की जो शर्त थी वो 5 शर्तों में पहली शर्त ये थी कि राजा को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना की एक रेजिडेंट यानी कि एक टुकड़ी रखना होगा। फिर एक राजदूत के रूप में एक रेजिडेंट को भी, एक अधिकारी को रखना होगा। तीसरी शर्त ये थी कि उस सेना का खर्च राजा स्वयं वहन करेगा और उस खर्च के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा, एक भूभाग जिससे कर प्राप्त हो, अंग्रेज़ों को सौंपना होगा। जो राजा है वह अंग्रेज़ों की सहमति के बिना किसी विदेशी को अपने यहाँ नहीं रख सकता, ना ही किसी राजा से संधि कर सकता है और ना ही किसी से युद्ध लड़ सकता है। यानी कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से सीधे इन्होंने कहा कि आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लो। यही सहायक संधि थी। इसके अथवा में प्रश्न आता है, महाराजा रणजीत सिंह का जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के दोष लिखिए। और स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, जो वारेन हेस्टिंग्स था वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का 1773 में।
ये बना था और इसके कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया, तो जिसके कारण इसके न्यायिक सुधार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे 5 नंबर के प्रश्न। 5 नंबर के प्रश्न में पहला आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का वर्णन कीजिए। आपको आधुनिक भारतीय इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के समय के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में लिखना है। जैसे पाइनियर हुआ, द हिंदू हुआ, बी राघवाचारी ने चलाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट्स ने, पाइनियर को भी रॉबर्ट नाइट्स ने चलाया था, देशबंधु जो महात्मा गांधी ने चलाया था, यंग इंडिया। इस तरह के अलग अलग प्रकार के समाचार पत्रों को आपको देखना है और उनके बारे में लिखना है कि वह किस तरह से समाज में प्रभाव डाल रहे थे। इसके अथवा में आता है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी विचारधारा की व्याख्या कीजिए। साम्राज्यवाद क्या होता है कि आप किसी की ज़मीन को हड़प लेते हैं और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ये कॉलोनिज़्म जो था ये अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा बढ़ाया था। दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय समाज एवं संस्कृति की स्थिति पर एक निबंध लिखिए। इसके अथवा में है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना पर प्रकाश डालिए। द्वैध शासन को जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने चलाया था और इस द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन में दोहरा शासन था, यानी कि जो दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वह भी शासन कर रहा था और जो बंगाल का नवाब था वह भी शासन कर रहा था, लेकिन कल जो पूरा पैसे हड़पने का काम कर रहे थे अंग्रेज, ये द्वैध शासन था। यानी कि दो लोग मिलकर शासन कर रहे थे, वही द्वैध शासन है। दोस्तों, सिंध के प्रति ब्रिटिश नीति 1799 से 1820 का वर्णन कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं आखिरी मराठों के पतन के कारण। फिर 10वां प्रश्न आता है, औपनिवेशिक भारत के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में आता है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की आलोचना कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने 4 प्रकार से हड़प नीति चलाई थी। पहला कि गोद निषेध, यानी कि कोई गोद निषेध नीति, कोई भी राजा गोद नहीं ले सकता। फिर इसके बाद पेंशन बंद करके, फिर युद्ध करके, और चौथे नंबर पर जो आता है और चौथे नंबर पर आता है कुशासन के आधार पर। यानी कि जो हड़प नीति थी वह सीधे तौर पर न होकर 4 नीतियों के आधार पर थी। कुशासन के आधार पर, पेंशन बंद करके, या फिर दत्तक पुत्र के आधार पर गोद निषेध नीति जो उसकी थी, या युद्ध के आधार पर। इन 4 कारणों से उसकी हड़प नीति चल रही थी। झांसी की रानी जो थी वह दत्तक पुत्र के आधार पर, जो नागपुर के शासक थे उनकी पेंशन बन करके, नाना साहब की भी पेंशन बन करके, जो कुंवर शाह थे उन पर इन्होंने क्या लगाया था, कुशासन का आरोप, और कुछ राज्यों से सीधे युद्ध करके इन्होंने आक्रमण करके उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1834 तक इनका शासनकाल रहा है और इनके समय में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, राजा राम मोहन राय जो कि समाज सुधारक थे इनके प्रयासों से। और कहा जाता है कि नरबलि पशु बलि भी इनके कार्यों के कारण आगे जाकर प्रतिबंधित हुई थी। इन्होंने दास प्रथा पर भी पाबंदी लगाई थी। आखिर में आता है, लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। हालांकि डलहौजी के कार्यों के कारण ही 1857 की क्रांति हुई और ये बहुत बुरा व्यक्ति था, लेकिन इसने जो कार्य किए कहीं ना कहीं उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आप ही देखिए, डलहौजी के शासनकाल में ही शिक्षा नीति को और नवीनतम सुधार किए गए और बुड डिस्पैच आए गए, जिसमें कहा गया कि अब प्राथमिक स्कूल, हायर स्कूल और कॉलेज इस तरह, और तकनीकी, इस तरह से शिक्षा का बंटवारा किया गया। निजी स्कूल खोलने की अनुमति दी गई, ये शिक्षा सुधार हुए। उसके बाद रेल का संचालन हुआ, डाक, तार, अलग अलग प्रकार की सेवाओं का संचालन हुआ। साथ ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन 3 शहरों में भारत में महाविद्यालयों की स्थापना हुई। साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालयों की भी इसने स्थापना कर दी थी। बिजली भी इसके ही शासनकाल में आई थी। यानी कि जहाँ तक आधुनिक राष्ट्र की बात हो, उसके काफ़ी ज़्यादा कार्य इसके शासनकाल में हो गए थे।
दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे सामने रहा बीए एमए फर्स्ट सेमेस्टर का प्रश्न पत्र, जो कि काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा आपको आपकी पढ़ाई में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हारने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। दोस्तों रेस मूवी का ये डायलॉग आपको काफ़ी ज़्यादा ये एहसास कराने में मदद करेगा कि ज़िंदगी में हमेशा खुद को आगे बढ़ाने में सोचिए, ना कि दूसरों को नीचे गिराने में। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।